अब देखते हैं डिज़ाइन स्टेप्स फॉर शियर रेनफोर्समेंट। क्या डिज़ाइन स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, मैंने प्रिलिमिनरी आइडिया शियर रेनफोर्समेंट के बारे में ये दी है। अभी ये डिज़ाइन स्टेप्स अगर समझ में आ जाते हैं तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यही स्टेप्स मैं शॉर्ट फॉर्म में जब न्यूमेरिकल लूँगा तो मैं लिख के रखूँगा ताकि आपको वो मेमोराइज हो जाए। पहली स्टेप, सबसे पहले कितना शियर फोर्स लेना है ये तो पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले निकालना होगा शियर फोर्स ऑन दैट बीम मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अगर कभी दिया है कि ये शियर फोर्स के लिए निकालो, फिर वो मैक्सिमम है या बीच में का है वो अलग बात है, लेकिन शियर फोर्स ये मैक्सिमम सपोर्ट पर रहता है और वो वैल्यू अपने को पता होना आवश्यक है। उसके बाद ही उसको डिज़ाइन कर सकेंगे। इतना शियर फोर्स लेने के लिए ये बीम में कितनी रेनफोर्समेंट लगेंगी, कितना स्टील डालना होगा। ओके, नाउ कैलकुलेट शियर फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। जो भी एक्सटर्नल लोड है उससे जैसा बेंडिंग मोमेंट निकालते थे अपन, वैसे ही अब शियर फोर्स निकालना होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो उसकी जो रिएक्शन की वैल्यू है वही मैक्सिमम शियर फोर्स होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू WL/2। यहाँ पे L स्क्वायर नहीं है, W इज UDL, L मीन्स स्पैन, टोटल स्पैन, टोटल लोड इज WL डिवाइडेड बाय 2 विल बी रिएक्शन एट ईच सपोर्ट। दोनों सपोर्ट में वो लोड डिवाइड हो जाएगा तो WL/2 वेन SHB कैरिंग UDL। अगर कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर के सपोर्ट में जो रिएक्शन आएगी एक ही आएंगी, तो उसमें लोड शेयरिंग नहीं होगा। सिंपली सपोर्टर में 2 सपोर्ट लेते हैं तो टोटल लोड शेयर्ड बाय दिस 2 सपोर्ट्स, लेकिन कैंटिलीवर में एक ही सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आएगी, एंड दैट रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन द बीम। टोटल लोड इज इक्वल टू W into L, so W into L is the total load that will be the shear force, cantilever beam carrying UDL। ओके, ये जो लोड है ये वर्किंग हो गया, एक्चुअल लोड ऑन द बीम। अपने को चाहिए लिमिट स्टेट में अल्टीमेट लोड। लोड फैक्टर क्या है 1.5, बराबर है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। सो दिस लोड इज मल्टीप्लाई बाय 1.5, वी विल गेट द अल्टीमेट लोड। अब इस अल्टीमेट लोड के लिए शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना होगा। अब निकाल लेंगे कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है, उसको नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोला जाता है। ओके, ये IS का वर्ड है। सो हियर नॉमिनल शियर स्ट्रेस, फोर्स पता है P/A इज द स्ट्रेस, सो P इज द फोर्स, अल्टीमेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी विल गेट द स्ट्रेस। तो इतनी स्ट्रेस बीम पर एट सपोर्ट एक्ट हो रही, तो इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका कन्वर्शन स्ट्रेस में किया गया है ये। ओके, तो इतनी स्ट्रेस। अब कंक्रीट में शियर स्ट्रेसेस जो एक्ट होते हैं उसके लिए IS ने एक क्लॉज दिया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द कंक्रीट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, उससे ज़्यादा शियर स्ट्रेसेस डेवलप होने ही नहीं देना है। रेनफोर्समेंट करना अलग बात है, बराबर है, लेकिन एनी हाउ ये जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस की, ये वैल्यू टाउसी मैक्स, IS कोड मैंने बताया था आपको, जब लगेगा तब मैं ये बता दूंगा। तो ये वैल्यू से कम रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसी वक्त अपने को डिज़ाइन है B या D या दोनों ये बढ़ाना होगा। एरिया बढ़ा देंगे और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू कम हो जाएंगी, घट जाएंगी, वो अल्टरनेटिव अपने को करना ही होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस इज नॉट अलाउड मोर देन टाउसी मैक्स एज पर IS। अब ये आगे वो नॉर्मली आती नहीं है, ओके, लेकिन वो बताना चाहिए। कैलकुलेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये तो शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बीम, शियर स्ट्रेस कितनी एक्ट हो रही वो है। अब उसको रजिस्ट करेंगे 3 मेथड से। एक कंक्रीट खुद कर लेता है इंटरलॉकिंग वगैरह, डॉवेल एक्शन, कंप्रेशन, मैंने बताया था। एक कंक्रीट रजिस्ट करेगा, दूसरा बेंटअप बार करेगा और बचा हुआ वर्टिकल स्टीरअप। ये 3 चीज़ों से इसको अपने को न्यूट्रलाइज करना है। ओके, ये जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको कैरी करना है।
कैलकुलेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ कितनी है या कितना शियर फोर्स रेजिस्ट कर सकता है। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब कंक्रीट का ग्रेड पता रहेगा, ओके, और एएसटी पता रहेगी, परसेंटेज ऑफ एएसटी। उसके बेस पर आईएस कोड ने टाउ सी की वैल्यूज दी है। इतना ग्रेड अगर है M20 तो उसके लिए एक वैल्यू, M25 अलग। तो ऐसे ग्रेड के हिसाब से और परसेंटेज ऑफ स्टील के हिसाब से कंक्रीट का शियर रेजिस्टेंस या कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय आईएस टाउ सी। Tau C is given in the IS on the basis of AST percentage and grade of concrete। ये दो के बेस पर Tau C की वैल्यू IS टेबल में दिया है। ये स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे तो इतना फोर्स, जो भी फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है VU, उसमें से कंक्रीट कुछ ले लेगा, ओके, कंक्रीट ने ले लिया। अब इसमें 3 क्राइटेरिया थे, ये दोनों में, ये एक और ये दो, ये और ये कैसे? पहले अगर कंक्रीट की स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी जो भी है टाउ सी, उसको हाफ कर देते हैं, उससे भी अगर कम स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे, उससे भी कम है, यानी बहुत ही निग्लिजिबल टाइप के स्ट्रेसेस अगर एक्सटर्नल लोड की वजह से शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, उस केस में अगर 0.5 यानी हाफ ऑफ टाउ सी से भी कम है या इक्वल टू है, नो शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें भी सेफ्टी करके ये स्लैब में ठीक है, लेकिन बीम में अपन नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट देते ही है, कितना कुछ भी रहने दो, ओके, देते ही है, लेकिन ये क्लॉज है, ओके। अगर अब इसको हाफ करने के बाद उससे ज़्यादा वैल्यू है, ओके, और टाउ सी की जो ये स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उससे कम है, यानी ये हाफ से टाउ सी तक, बराबर, ये रेंज में नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट देते हैं, बिल्कुल मिनिमम एज पर आईएस, ओके। वो क्या है, अब शियर एनफोर्समेंट ये डिजाइन करना, यानी क्या करना है, अपने को बार डिसाइड करना होगा, बार की साइज क्या है। नॉर्मली 6 mm या 8 mm, और बहुत अगर बड़े साइज का बीम रहा तो 10 mm, ओके। तो 6, 8 ये रेंज में नॉर्मली रखते हैं। तो बार की साइज पता है, फिर एरिया निकल जाएगा। अब बचा क्या है, वो स्टीयर्स कितने स्पेसिंग पे देना, कितने कितने डिस्टेंस पर देना है ना, तो ये स्पेसिंग निकाल लेंगे, नॉमिनल स्पेसिंग। फॉर दिस IS हैव गिवन दिस फार्मूला, IS ने ये फार्मूला दिया है कि मिनिमम स्पेसिंग इतनी रहना चाहिए, 0.87 FY, ये तो स्ट्रेस हो गई, इंटू ASV एरिया ऑफ स्टील, ये न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा, ओके। एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप, V स्टैंड फॉर वर्टिकल स्टीरअप, 0.4 B यानी विड्थ ऑफ बीम, ओके। इससे नॉमिनल दे देंगे। लेकिन यदि ये टाउ सी से ये वैल्यू ज़्यादा है, टाउ सी से जो एक्सटर्नल शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा है, उस केस में अपने को शियर रेनफोर्समेंट की तरफ जाना होगा। ये नॉमिनल तक हो गया, अभी तक अपने डिज़ाइन किया नहीं है, पहले 0 नो शियर, बाद में ये नॉमिनल दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो अपने को प्रॉपर वे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब प्रॉपर वे से डिज़ाइन करना है, टोटल जो शियर फोर्स है इसमें का कुछ रजिस्ट कर लिया कंक्रीट ने, ठीक है। अब बचा हुआ रजिस्ट करना है तो उसके लिए 2 अल्टरनेटिव बचे हैं, एक है बेंट अप बार, दूसरा है वर्टिकल स्टीरअप। पहले बेंट अप बार, अपन जो ऑलरेडी अवेलेबल बार है बीम में, अब बीम में क्या होता है कि अपन ये जो बीम है यहाँ पर स्ट्रेस रेनफोर्समेंट देते हैं, ये रेनफोर्समेंट रहती है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम के लिए, ओके। अब यहाँ पर मोमेंट जो है, मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, इधर में भी मोमेंट की वैल्यू नियर अबाउट 0 हो जाती है, सपोर्ट पे तो 0, लेकिन यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो गई। ये डायग्राम में कुछ ऐसी है अपनी बेंडिंग डायग्राम। तो ये जो जोन है इधर वाला, यहाँ पर मोमेंट बहुत कम है,
तो बार की वजह, ये जो बार है उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, कुछ बार ऐसे बेंड कर देते हैं। अब इधर में भी करना होगा, ये बेंड कर दिए, क्योंकि इधर में नीचे में अगर मान लो यहाँ पर सपोज टू बी 10 बार है, यहाँ पे 10 है, ओके, तो इसमें से 6 बार इधर छोड़ दिए 6 नंबर, और बचे हुए 4 बार जो है ये बेंड कर दो, इधर में 4 बार बेंड कर दो, ये 6 बार रहेंगे, ओके। तो 10 बार यहाँ पे लग रहे, जो भी साइज है 12 mm के मान लो 10 बार लग रहे, 10 में से 6 पास कर दो सीधा, सेफ्टी के लिए, मोमेंट नहीं है तो यहाँ वैसे कैलकुलेशन थियोरेटिकली बार की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 0 मोमेंट है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो मोमेंट है ना, इसलिए सेफ्टी करके अपने 6 बार छोड़ दिए। अब 4 बार का जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे 10 बार की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बार अगर बेंट अप कर देते हैं, ऐसे बेंड कर देते हैं, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा, वर्टिकल, ये इसमें फोर्स डेवलप होगा, फोर्स का ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ऊपर से आने वाला शियर फोर्स जो है उसको रेजिस्ट करने के काम में आएगा। तो अपना काम यानी उतना ही डिजाइन जो है इकोनॉमिकल हो जाएगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, वो सारा के सारा शियर फोर्स स्टीरअप्स देके लूप टाइप के वो अपने को रेजिस्ट करना पड़ेगा टोटल फोर्स। उसमें का कुछ फोर्स अगर बेंट अप बार ले लेता है तो उतने ही अपनी इकोनॉमी अचीव होगी और शियर रेनफोर्समेंट जो है दूर दूर डिस्टेंस पे ये दे सकेंगे। सो हियर शियर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय शियर रेनफोर्समेंट। अब शियर रेनफोर्समेंट यानी बेंट अप बार इज आल्सो शियर रेनफोर्समेंट, ओके, वो भी शियर रेनफोर्समेंट ही है, बेंट अप करना यानी, है ना। तो अब शियर रेनफोर्समेंट कितने फोर्स के लिए देना होगा, ओके। अब जो टोटल फोर्स आ रहा है उस पर ये सपोज टू बी 100 किलो न्यूटन, तो ये 100 हो गया। उसमें का कंक्रीट ने अगर सपोज टू बी 30 ले लिया तो बचा हुआ फिर 70 जो है, इसने 100 ले लिया, 30 कंक्रीट ने ले लिया इंटरलॉकिंग वगैरह डॉवेल एक्शन से, तो 100 माइनस 30 करो तो 70, बराबर है। अब 70 जो है ये लोड अपने को लेना है बेंट अप बार और शियर रेनफोर्समेंट से। उसमें पहले बेंट अप बार ऑलरेडी अवेलेबल बार है, उसको बेंड कर दिए, वो कितना रेजिस्ट करता है पहले निकालना होता है, और बाद में बचा हुआ जो है ये शियर रेनफोर्समेंट वर्टिकल स्टीरअप्स। इंक्लाइन स्टीरअप प्रोवाइड नहीं करते नॉर्मली, वो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है। ऐसे 45 डिग्री एंगल में स्टीरअप्स को बांधना, ओके, उसकी फिर डायगोनल लेंथ भी निकालना पड़ता है, उससे अच्छा वर्टिकल स्टीरअप बेटर। शियर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय बेंट अप बार। पहले बेंट अप बार कितना करेगा, तो मैंने अभी पहले ही बताया कि फोर्स मीन स्ट्रेस इनटू एरिया, सो दिस इज स्ट्रेस इनटू एरिया, ये हो गया फोर्स इन बेंट अप बार। बेंट अप बार में कितना फोर्स, ये इंक्लाइन है, लेकिन इंक्लाइन फोर्स को अपने को वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो ही वो रजिस्ट करेगा, उतना ही रजिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ही रजिस्ट करेगा, है ना। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कुछ काम का नहीं है अपने, वो मोमेंट के काम में आ सकता है, लेकिन वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ही चाहिए, ओके। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, यहाँ पे जो है एंगल थीटा या अल्फा, फोर्स इंटू साइन ऑफ अल्फा, है ना, साइन होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा फोर्स इंटू कॉस अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा फोर्स इंटू साइन अल्फा, बराबर है। अब ये इसलिए यहाँ पे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया। अब ये एंगल अगर दिया नहीं रहेगा कभी भी, वो 45 लेना है, ओके, क्योंकि जो डायगोनल क्रैक्स है ये 45 डिग्री में एक्ट होती है। ये ऐसी क्रैक जो होती है ये ऐसे 45 डिग्री में रहती है, ओके, ये एंगल 45, तो उसको टाई अप करने के लिए, बराबर है, या बेंट अप बार ये ऐसे 45 में देंगे तो बराबर इसको 90 डिग्री बनाएगा ये, ओके। तो ये क्रैक्स प्रोपोगेशन नहीं होगा, इसलिए ये 45 डिग्री एंगल में ही अपन बेंड करते हैं बार, ओके। अब मेन चीज ये है, ये लास्ट वाली बेंट अप बार। अपन ने यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है जितना ये 70 है, ये 70 फोर्स बेंट अप बार ही ले ले, 4 है
हो सकता है 5 दे दिए अपन ने, 5 बेंड कर दिए इधर में, तो ये सारा 70 बेंट अप बार ही ले ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आईएस ने क्या बोला है कि बेंट अप बार कितना भी लेने दो, उसको सिर्फ इसके 50% ही अलाउ है, 50% के ऊपर उसको लोड देना नहीं, 50% तक दे सकते है ना। तो ये इसका 50% यानी 35, तो इसकी जो कैपेसिटी है अभी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से 35, अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल ये 50 किलो न्यूटन लोड ले रहा है, यानी 70 में से 50 ले लिए, ओके, तो फिर आप बोलेंगे 70 माइनस 50, 20 वर्टिकल स्टीरअप को जाएगा। नहीं, आईएस ने क्या बोला है कि ये 50 रहने दो कि यहाँ पे 100 रहने दो, ये मैक्सिमम शियर फोर्स रेजिस्ट कितना करेगा, इसके हाफ यानी 35, ओके, करने दो उसको, ठीक है, वो सेफ्टी रहेगी। तो अब क्या होगा, ये 70 है, इसको अलाउ है 35 तक, बराबर है। अब 35 से नीचे अगर है, ये सपोज टू बी 20 आया, तो 35 तक ले सकता है, 20 तो 20 ले लो। अब 70 में से 20 चले गए, बचे 50, तो ये 50 जो है ये लोड वर्टिकल स्टीरअप को लेना होगा, ओके। ये आया समझ में, ये एग्जाम्पल में और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में, और मैं बताऊंगा तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हुई होगी आइडिया, ओके। इसकी कैपेसिटी 50%, 50 के ऊपर है तो 35, 50 के अगर ऊपर है और 50 के नीचे है तो जो वैल्यू आएंगी इसका माइनस करके 70 माइनस 20, 50। अब 50 लोड जो बचा है ये वर्टिकल स्टीरअप को, शियर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय वर्टिकल स्टीरअप। अब वर्टिकल स्टीरअप को लेना है, अब वर्टिकल स्टीरअप को कितना लेना होगा, फिर यहाँ पे VUS माइनस बेंट अप बार, ओके। जो बचा हुआ ये है, कंक्रीट ने माइनस करने के बाद, कंक्रीट का शियर फोर्स माइनस करने के बाद जो शियर फोर्स है उसमें से बेंट अप बार घटा दो, ओके, और ये आएगा। दिस वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन, अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.5 VUSB। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 35 के नीचे नहीं आ सकती, ये हिसाब से है ना, इसकी कैपेसिटी नीचे नहीं आ सकती, 35 के ऊपर जाएगा, अगर 50 गया तो भी चलेगा, बराबर है। हाँ। अब और अगर मान लो बेंट अप बार है ही नहीं, अगर बेंट अप बार नहीं है तो ये स्टेप गायब, डायरेक्टली ये जो शियर फोर्स है कंक्रीट ने रेजिस्ट करने के बाद बचा हुआ, वो सारा के सारा शियर फोर्स वर्टिकल स्टीरअप को लेना होगा, ओके। सो इफ नो बेंट अप बार, देन डायरेक्टली आवर शियर फोर्स टू बी टेकन बाय वर्टिकल स्टीरअप ओनली। ये यहाँ पर V डाला है, ये V वर्टिकल स्टीरअप। और स्टीरअप का साइज जो है मैंने पहले बताया 6 mm, 8 mm और मोस्टली 10 mm, बराबर है। तो उसका स्पेसिंग कितना रहेगा, कितने कितने डिस्टेंस पे देंगे, तो ये इसके लिए ये इक्वेशन अपने को यूज करना होगा। SV इट इज द स्पेसिंग, S स्टैंड फॉर स्पेसिंग एंड V फॉर वर्टिकल स्टीरअप। 0.87 FY ASV D। ASV यानी एरिया ऑफ स्टील स्टीरअप इन वर्टिकल डायरेक्शन और वर्टिकल स्टीरअप, ओके। D मीन्स इफेक्टिव डेप्थ, VUSV ये बचा हुआ ये वैल्यू, इससे स्पेसिंग आएंगी। अब ये स्पेसिंग आईएस ने एक रेस्ट्रिक्शन दिया है कि स्पेसिंग की वैल्यू यानी बहुत दूर दूर अगर आती होंगी, यहाँ पर अगर मान लो आंसर आ रहा है 500 mm, आईएस ने नॉट रिकमेंडेड। ये दो क्राइटेरिया दिए 0.75 D और 300, ये दोनों में से जो कम आएंगी वैल्यू, ये दोनों में से कम, यानी ये 1, 2 ऐसा बोल सकते हैं, 3, ये तीनों में से जो कम वैल्यू आएंगी वो ले लो, है ना। ये दोनों में से कम वैल्यू और इससे ये कम आना है, यानी इसका मतलब यही है कि 1, 2, 3 में से मिनिमम जो वैल्यू है
दैट विल बी अवर स्पेसिंग, वो अपनी स्पेसिंग रहेंगी। ओके, नाउ अब ये तो हो गया स्पेसिंग। ये है कैलकुलेट नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट। अब ये क्या है, ये ऐसी बीम है, ओके, ये शियर फोर्स डायग्राम बीम की इस तरह, ये शियर फोर्स डायग्राम, बराबर है। अब यहाँ पर शियर फोर्स सबसे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे ज़्यादा रहता है, लेकिन मिडिल पोर्शन जो है ये, यहाँ पर शियर फोर्स बहुत कम है। तो ये जो रेनफोर्समेंट है, मैंने वर्टिकल स्टीरअप दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टीरअप डाल दिए नज़दीक नज़दीक, ओके, इधर से भी ये वर्टिकल स्टीरअप्स, ये जोन के लिए, ये जोन में, बराबर है। लेकिन ये बीच के पोर्शन में बहुत ही कम है, इसमें कंक्रीट ही सफिशिएंट है। ये वैल्यू यहां पर, यानी ये टाउसी की वैल्यू है, कंक्रीट इज सफिशिएंट। अब ये जो टाउसी अपन निकाल लिया है आई स्कोर से, इससे ये वैल्यू कम है, ऐसा ही हो सकता है ये बीच के पोर्शन में। तो टाउसी यानी शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट इज सफिशिएंट। अगर वो केस है तो ये यहां पर है, टाउसी से वैल्यू कम है। ये देखो, ये टाउसी की वैल्यू, उससे ये कम, ये टाउसी, इससे ये कम, टाउसी से ये वैल्यू कम अगर है, कंक्रीट ही सफिशिएंट है, तो नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट दे दो, नॉमिनल दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग देखे, ओके। तो नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट ये ऐसे बीच में, यानी ये दूर दूर, उतना ही अपना सेविंग हो जाएगा। अननेसेसरी यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस ज़्यादा नहीं है। अगर शियर स्ट्रेसेस ज़्यादा एक्ट नहीं हो रहे तो उसके लिए लगने वाली रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग बढ़ा दो, तो उतने ही अपनी सेविंग हो जाएंगी रेनफोर्समेंट की, ओके। सो दिस इज रिटर्न हियर, कैलकुलेट नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट एट मिडिल पोर्शन फॉर एसएसबी। एसएसबी के मिडिल पोर्शन में ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंटिलीवर बीम है इस तरह, इसके शियर रेनफोर्समेंट डायग्राम जो है, या यूडीएल अगर है इस पे, तो ये ऐसे आती है, ये एसएफडी ऐसी बनती है, ओके। अब ये एसएफडी में यहाँ पे टाउ सी है, बराबर है, ये टाउ वी की वैल्यू है ना। वैसे ये टाउ वी, ये भी टाउ वी। वैसे अब ये जोन में अपने को रेनफोर्समेंट देना होगा ऐसे नज़दीक नज़दीक, लेकिन ये जोन में शियर स्ट्रेसेस बहुत कम है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, बार ऐसे दूर दूर प्रोवाइड करेंगे, है ना, इसके बाद में। तो ये मिडिल पोर्शन जो लिखा था ये एसएसबी के लिए है, और अगर कैंटिलीवर है तो ये पोर्शन में अपन दे सकते हैं नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट। सो इस तरह मैंने सारी डिज़ाइन स्टेप जो है ये अभी बताई है। न्यूमेरिकल के टाइम में जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं लिख के रखूँगा, और फिर अपन एग्जाम्पल छुड़ाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो लर्न हो जाएगा कि शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन कैसे की जाती है। ओके।